हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। तो देखिए, तो 11 अक्टूबर को जयप्रकाश नारायण जी की बर्थ एनिवर्सरी थी। तो हम जानने का प्रयास करते हैं, क्योंकि ये हमारे पीटी और मेंस दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। हम जानने का प्रयास करते हैं कि जयप्रकाश नारायण कौन थे और उनकी भारत के लिए विरासत रही क्या है। आखिर भारत की तानाशाही सरकार के खिलाफ उन्होंने जो अलख जगाया था, आज भी कितनी महत्वपूर्ण है और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनकी क्या भूमिका रही है। तो आइए शुरू करते हैं। तो ये देखिए, ये हैं जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण जी को लोक नायक भी कहा जाता है। कई बार ये पीटी में पूछ लिया जाता है कि लोक नायक किसे कहते हैं, तो जयप्रकाश नारायण को। उनका जन्म 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को बिहार के सारण जिले के सिताब दियरा गांव में हुआ था। तो जो लोग भी बीपीएससी देने वाले हैं वो ध्यान रखेंगे, कई बार गांव के नाम पूछे जाते हैं। तो सारण जिले के सिताब दियरा गांव से बिलोंग करते थे। इस वर्ष उनकी 122वीं जयंती मनाई जा रही है। एक जन नेता और जनहित के हिमायती के रूप में उनकी विरासत प्रेरणा देती है। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय संघर्ष में और विशेष रूप से आपातकाल के दौरान संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था और उसका नेतृत्व किया। 8 अक्टूबर 1979 ईस्वी को उनका निधन हो गया। वे अपने पीछे सामाजिक सुधार लाने की एक बड़ी विरासत छोड़ गए हैं। अब देखते हैं कुछ बिंदुवार जयप्रकाश नारायण की नारायण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं। जयप्रकाश नारायण का भारत के स्वतंत्रता संग्राम से पहला सामना स्वदेशी आंदोलन आपको पता होगा, बंग भंग के समय ही हुआ था, के दौरान ही हुआ था। उन्होंने स्वदेशी आंदोलन के समर्थन में अपनी विदेशी कपड़े और जूते त्याग दिए थे। शुरू में वे महात्मा गांधी से काफी प्रभावित थे। दिसंबर 1920 में गांधी जी असहयोग का संदेश लेकर पटना आए थे। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि गांधी जी दिसंबर 1920 में पटना आए थे असहयोग आंदोलन के दौरान। उनके भाषण से प्रेरित होकर जेपी अपना सारा समय, ऊर्जा, जुनून राजनीतिक कामों में लगाना चाहते थे, लेकिन आशंकाओं के कारण ऐसा नहीं कर पाए। लेकिन ठीक 1 महीने बाद जब मौलाना अबुल कलाम आजाद पटना आए और छात्रों को अपनी अंग्रेजी शिक्षा छोड़ने के लिए प्रेरित किया, तो उनकी आशंकाएं दूर हो गई। आजाद के भाषण से प्रेरित होकर जेपी ने परीक्षा से ठीक 20 दिन पहले कॉलेज छोड़ दिया और असहयोग आंदोलन का हिस्सा बन गए। तो अबुल कलाम आजाद जी जब आए थे पटना, तो उनके भाषण से प्रेरित हो गए जयप्रकाश नारायण और उन्होंने परीक्षा न देने का निर्णय लिया और ठीक 20 दिन पहले कॉलेज उन्होंने छोड़ दिया और असहयोग आंदोलन में सक्रिय हो गए। 1922 ईस्वी में वे कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय बार्कले में अध्ययन करने के लिए भारत से चले गए, जहां पर वो कार्ल मार्क्स के विचारों से सर्वाधिक प्रभावित हुए। तभी आप देख पाएंगे कि वो समाजवाद से कैसे जुड़ गए थे। 1929 में भारत लौटने पे वे स्वतंत्रता संग्राम और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए। तो राष्ट्रीय कांग्रेस में पुनः वो कब शामिल होते हैं, तो 1929 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जब सभी प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, तब जयप्रकाश नारायण ने कांग्रेस को सक्रिय रखा। तो आपको पता ही है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में हुआ था। उस दौरान अंग्रेजों ने उस समय के सभी प्रमुख नेताओं को जेल में बंद कर दिया था। तब जो द्वितीय स्तर के नेता थे, नेतृत्व था, उन्होंने कांग्रेस को सक्रिय रखा और आंदोलन को आगे बढ़ाया था। उन्होंने एक व्यापक अवैध भूमिगत नेटवर्क बनाने पर काम करना शुरू किया, जिसमें मुद्रित साहित्य वितरण करना
और समर्थकों की भर्ती करना शामिल था। उनके खिलाफ विभिन्न स्थानों पर कई वारंट जारी किए गए, जिसके परिणाम स्वरूप सितंबर 1932 में उनकी गिरफ्तारी हुई। उन्हें गुप्त रूप से बॉम्बे की आर्थर रोड जेल ले जाया गया और 1 साल की सजा सुनाई गई। तो जब वो सितंबर 1932 में पकड़े जाते हैं, तब उन्हें कहाँ ले जाया गया? तो बॉम्बे की आर्थर रोड जेल में, और वहां पर 1 साल की सजा सुनाई गई और फिर उन्हें नासिक सेंट्रल जेल भेज दिया गया। चौथा पॉइंट क्या है कि समाजवादी विचारों से प्रभावित होकर बिहार के युवा कांग्रेसियों ने 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की। तो ध्यान रखिएगा कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हो रही है? तो 1931 में। जेपी इस संगठन के शुरू होने के बाद से ही इसके साथ जुड़े रहे। देखिए, कई बार क्या है कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना को लेकर मतभेद होता है, कई जगह 1932 ईस्वी भी दिया हुआ है। जेपी ने 1934 ईस्वी के अखिल भारतीय कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो जो अखिल भारतीय कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनी, उसके वे सचिव खुद बन गए, और अध्यक्ष कौन थे? जो नरेंद्र देव, उनके मतलब सोशलिस्ट पार्टी के, भारतीय कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष नियुक्त किए गए। पांचवा पॉइंट है कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान जेपी स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय संघ की अग्रिम पंक्ति में आए। उन्होंने राम मनोहर लोहिया और अरुणा आसफ अल्ली के साथ मिलकर सभी वरिष्ठ नेताओं की गिरफ्तारी के बाद आंदोलन की कमान संभाली थी। तो आपको पता होगा कि भारत छोड़ो आंदोलन जब शुरू हुआ तो ऑपरेशन 0 आवर चलाया गया था। उस समय सभी जो प्रमुख नेता थे, गांधी सहित नेहरू, उन सभी को पकड़ लिया गया। तो पुनः जो कांग्रेस के द्वितीय स्तर का नेतृत्व था, जिसमें राम मनोहर लोहिया, अरुणा आसफ अल्ली, जेपी स्वयं, तो इन सबों ने मिलकर क्या रखा, और उसकी प्रक्रिया क्या थी? तो गुप्त संगठन, गुप्त तरीके से आंदोलन को चलाया गया। जल्द ही उन्हें डिफेंस इंडिया रूल्स के तहत भी गिरफ्तार कर लिया गया, जो एक निवारक निरोधक कानून था, जिसके लिए मुकदमे की आवश्यकता नहीं थी। तो ये ध्यान भेजा गया तो हजारीबाग के सेंट्रल जेल ले जाया गया, जहां से वे नवंबर 1942 में दिवाली की रात को भाग निकले। और जब हजारीबाग जेल से वो भागते हैं तो वो कहाँ पहुंचे? तो नेपाल गए और एक आजाद दस्ता, सशस्त्र गुरिल्ला क्रांतिकारी का गठन किया। जलेश्वर के उत्तर में एक जंगली इलाका बकरों का टापू आजाद दस्ते का स्टेशन था। तो ये नेपाल के तराई एरिया में है, जहां पर इस जंगल में इन्होंने आजाद दस्ता का निर्माण किया था। और ये क्या था? गुरिल्ला क्रांति के लिए लोगों को भर्ती किया जाता था। यहीं से जयप्रकाश ने देशव्यापी क्रांति शुरू करने की उम्मीद की थी। हालांकि हजारीबाग जेल से भागने के ठीक 10 महीने और 10 दिन बाद 19 सितंबर 1943 ईस्वी की सुबह उन्हें पुनः गिरफ्तार कर लिया गया, और इस बार वो 1946 तक जेल में बंद रहे और 1946 में ही वो रिहा हुए। स्वतंत्रता के बाद जेपी ने कांग्रेस से सीएपी को अलग कर लिया। तो जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी थी उसको उन्होंने अलग कर लिया जैसे ही आज़ादी मिली, और सोशलिस्ट पार्टी बनाई, और पुनः उन्होंने उसका नाम क्या रखा? सोशलिस्ट पार्टी, जिसे उन्होंने जेपी कृपलानी की किसान मजदूर प्रजा पार्टी, तो जेपी कृपलानी की कौन सी पार्टी थी? तो किसान मजदूर प्रजा पार्टी के साथ मिलाया और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ। तो ये दोनों पार्टियां मिल गई, सोशलिस्ट पार्टी और किसान मजदूर प्रजा पार्टी, और फिर नई पार्टी जो फॉर्म हुई उसका नाम था प्रजा सोशलिस्ट पार्टी। इसके तुरंत बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए नेहरू के आह्वान को उन्होंने ठुकरा दिया था। जेपी ने चुनावी राजनीति से पूरी तरह से दूरी बना ली, ठीक है। खुद को आचार्य विनोबा भावे के भूदान आंदोलन में शामिल कर लिया। तो देखिए 1950 के दशक में आचार्य विनोबा भावे ने आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली गांव से भूदान आंदोलन शुरू किया था। तो उसमें उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई, जिसका उद्देश्य भूमिहीनों को स्वेच्छा से
अपनी जमीन का एक हिस्सा देने के लिए राजी करना था। मार्च 1974 में बिहार में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने जेपी को छात्र आंदोलन का मार्गदर्शन करने के लिए आमंत्रित किया, जिन्हें सक्रिय राजनीति से किया क्योंकि वो पहले ही सक्रिय राजनीति से संन्यास ले चुके थे। जेपी ने इस शर्त पर इसे स्वीकार किया कि आंदोलन अहिंसक रहेगा और बिहार तक सीमित नहीं रहेगा। जेपी ने बिहार में कांग्रेस सरकार को बर्खास्त करने की मांग की और सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया ताकि वह सच्चा लोकतंत्र स्थापित कर सके। 25 जून 1975 को दिल्ली के रामलीला मैदान में एक विशाल विरोध प्रदर्शन आयोजित किया गया, जहां जेपी ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के इस्तीफे के लिए देशव्यापी सत्याग्रह की घोषणा की और सेना, पुलिस और सरकारी कर्मचारियों से अवैध और अनैतिक आदेशों का पालन न करने के लिए कहा। जवाब में सरकार ने 25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा की। इससे आंदोलन अचानक रुक गया, हड़तालों पर प्रतिबंध लगा दिया गया, कई विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया गया और राजनीतिक स्थिति बहुत शांत हो गई। हालांकि तनाव बना रहा। आपातकाल समाप्त होने के बाद 1977 में आम चुनाव घोषित किए गए। चुनाव परिणाम आपातकाल के अनुभव पर जनमत संग्रह में बदल गया। कम से कम उत्तर भारत में, जहां आपातकाल का प्रभाव सबसे अधिक महसूस किया गया, विपक्ष ने लोकतंत्र बचाओ के नारे पर चुनाव लड़ा। अंततः इंदिरा गांधी की सरकार हार गई, जिससे केंद्र में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार के गठन का मार्ग प्रशस्त हुआ। आपातकाल के दौरान जेपी ने सत्तावादियों के खिलाफ जोरदार लड़ाई लड़ी और विपरीत परिस्थितियों में आशा की किरण बने रहे। थोड़ा सा लंबा होगा वीडियो, इसी में देख लेते हैं राम मनोहर लोहिया को भी, जिनका 12 अक्टूबर को पुण्यतिथि है। पुण्यतिथि रही है, आज तो 13 अक्टूबर हो गया। तो राम मनोहर लोहिया वे उन नेताओं की पीढ़ी में से थे जो भारत छोड़ो आंदोलन के बाद सुर्खियों में आए थे। 12 अक्टूबर को उनकी पुण्यतिथि है। 1948 में जब सीएसपी के सदस्य कांग्रेस से अलग होकर सोशलिस्ट पार्टी बना रहे थे, तब लोहिया और जेपी दो सबसे लोकप्रिय नेता थे। लोहिया ने लिखा कि गांधीवादी 3 प्रकार के होते हैं: पुरोहितवादी, सरकारी और विधर्मी, और समाजवादी पार्टी विधर्मी गांधीवादियों का निवास स्थान है। तो लोहिया मानते हैं कि गांधीवादी विचार को लेकर चलने वाले लोग ये 3 तरीके के होते हैं। लोहिया ने सप्त क्रांति का नारा दिया था। उनके इस सप्त क्रांतियों में क्या शामिल है, तो स्त्री पुरुष समानता पर बल दिया गया, राजनीतिक, आर्थिक और जाति आधारित असमानताओं के विरुद्ध जातियों के विनाश पर बल दिया गया, विदेशी प्रभुत्व और लोकतांत्रिक विश्व सरकार के विरुद्ध आर्थिक समानता पर बल दिया गया, नियोजित उत्पादन के लिए और निजी संपत्ति के विरुद्ध, निजी जीवन में हस्तक्षेप के विरुद्ध और लोकतांत्रिक होना, अस्त्र शस्त्र के विरुद्ध, सत्याग्रह के लिए। एक तरह से हमारे समय के लिए क्रांतिकारी गांधी की व्याख्या करती है। तो सत्याग्रह पर भी उन्होंने बल दिया, तो चूंकि वो गांधीवादी विचारों से प्रभावित थे, तो उसी के मार्ग पर वो चलना चाहते थे। लोहियावादी आज गांधीवादी, नेहरूवादी, अंबेडकरवादी, कम्युनिस्ट, माओवादी आदि की तरह ही एक राजनीतिक प्राणी है। मंडल क्रांति से उत्तर भारत में राजनीति को बदल दिया, लेकिन बौद्धिक और संगठनात्मक रूप से ओबीसी सशक्तिकरण के वैचारिक जमीन लोहिया ने ही तैयार किया था। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, फिर देखते हैं किसी और टॉपिक पर बात करेंगे। चलिए, तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, नोटिफिकेशन पाइए। धन्यवाद।